हे दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग इंसान से जिनका नाम है साहिल खन्ना। आप शायद उनको जानते होंगे, इंटेलेक्चुअल इंडीज उनका यूट्यूब चैनल है। वो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है जिन्होंने ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करी है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मोर देन 8 लाख लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को सिखाया है। उन्होंने कई सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम किया है, एज अ मैनेजर काम किया है, और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी भी फॉर्म करी, लपास नाम की, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जहां वो इंडिया के बाहर के कई सारी कंट्रीज के लोगों के, एंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं। प्लस वो इंडिया में बहुत कुछ कर रहे हैं। बेसिकली आप बोल सकते हैं उनका डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा ग्रास्प है, बहुत अच्छी नॉलेज है, विजडम है उनके पास, जो उन्होंने कई सालों से सीखी है। प्लस उनको स्टार्टअप से रिलेटेड भी बहुत नॉलेज है। उनकी स्टोरी क्या है, कितने टाइप की फंडिंग होती है, आइडियाज कैसे जनरेट करना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए, फंडिंग आपको लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, नाइका और सारे दूसरे ब्रांड्स जो होते हैं वो लोग कैसे इतने अमीर बने, कौन सी वो 5 मिस्टेक होती है जो स्टार्टअप्स को अवॉइड करनी चाहिए, क्यों आज के टाइम पे आपको भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग बातें इस पॉडकास्ट में आपको सीखने मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। साहिल भाई, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने एक्चुअली ना, सच बोलूं तो मैंने आपके कंटेंट बहुत पहले से मैंने देखा था, और इंस्टाग्राम पे मैं जब स्टार्ट ही करा था ना इंस्टाग्राम यूज़ करना, तो वन ऑफ द स्टार्टिंग के कुछ पहले लोग जो मुझे दिखे थे, बिकॉज मैं भी थोड़ा स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ और ये सारी चीज़ें मैं मतलब देखता रहता हूँ, कंज्यूम करता रहता हूँ ना, तो मेरे को आपका ही सबसे पहले रिकमेंडेशन आया था। आई थिंक मैंने फॉलो भी किया था, और आपके कंटेंट को मैं हमेशा देखते रहता हूँ, चेकआउट करता रहता हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग थोड़ी बातें मिलती है आपके पास। यूजुअली जैसे होता है ना कि स्टार्टअप ये सब चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे लोग देते हैं, बट बहुत ऊपर ऊपर की बातों की नॉलेज देते हैं। लेकिन आपके चैनल में एक यूनिक चीज़ जो मैंने देखा था और हमेशा से देखता आया हूँ कि आप ना काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छी बातें, बहुत वैल्यूबल कंटेंट होता है ना एक्चुअल में, जो मुझे पसंद है, वैसा वैल्यूबल कंटेंट आप देते हो यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। सो भाई बताओ, कैसे आपकी ये सब चीज़ों की स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कैसे आइडिया आया, कैसे आपने एक क्रिएटर बनने का डिसीजन लिया? मेरी स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है, पर रियलिटी है। 31 दिसंबर 2016 की रात की बात है। मैं अपने भाई के साथ में आईफा अवार्ड्स देख रहा था। ये रात के 10 बज रहे हो गए और मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। तो मैंने देखा मेरे सारे दोस्त मज़े कर रहे ज़िंदगी के अंदर, और उस समय मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी और मैं जॉब भी कर रहा था। मैं मार्केटिंग हेड था एक कंपनी के अंदर, तो मतलब लाइफ में मैं स्टेबल था अच्छे खासे में। और मेरे दोस्त जो नॉर्मल थे वो बंदे मज़े कर रहे हैं। मैं कहा यार ज़िंदगी ख़राब है यार, कुछ कर नहीं रहा हुआ है, कुछ चेंज करना है कल से ना, कल से न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, कुछ चेंज करना है। तो ऐसे ही सोचा 10 मिनट में आया कि यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। मैंने अपने भाई से पूछा, मैं कहा भाई नाम क्या रखूँ बता तू, कल से शुरू कर रहा हूँ मैं। उसको लगा फ़न चल रहा है कि ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं कहा नहीं, कल से सुबह से पक्का चालू है, और रात के 10:30 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो उसने मेरे को कहा, उस टाइम में इंटेलेक्चुअल वर्ड मेरे लिए बहुत कॉमन था। तो मैं बोलता था भाई इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं ना, उनकी बातें सबको समझ में नहीं आती। क्योंकि मैं उस टाइम पे 2 चीज़ें चल रही थी मेरी। मैं फ्रस्ट्रेट हो रखा था अपने आप से, बाकी लोगों से भी। क्या हो रहा था, मैं पढ़ाई बहुत कर रहा था। आप भी बुक्स पढ़ने वाले हो, मैं भी बुक्स पढ़ा करता था, और मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी देखा जा करता था, पेड कोर्सेज सारे के सारे। तो लर्निंग बहुत नेक्स्ट लेवल चल रही थी। तो ये जो आदत थी ये मेरे को इंजीनियरिंग के टाइम से ही थी कि कुछ ना कुछ सीखना है। तो इंजीनियरिंग, आप भी इंजीनियर हो ना? हाँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। तो केमिकल इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो मेरे पास दोस्त थे शेयर करने के लिए। आपने नया सीखा तो दोस्तों के साथ बैठे शेयर कर लेते, तेरे को पता है ऐसा कुछ होता है, तेरे को पता है ऐसा कुछ होता है, तो वो मज़ा आता था। फिर मैंने MBA करी, तो MBA में भी आपके पास दोस्त थे जिनको आप शेयर कर सकते हो। फिर मैंने जॉब्स करी, तो जॉब में जब आप लोअर लेवल पे होते हो तो आपका बहुत टाइम होता है बातें करने का, तो दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो। तो थे मेरे पास लोग। पर जब मैं मार्केटिंग हेड बन गया तो मेरे पास टाइम ही नहीं था किसी को कुछ बताने का। मैं पढ़ तो रहा था पर मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, तो वो फ्रस्ट्रेशन आ रही थी। तो मैं अपने भाई को कुछ बोलता था, कह रहा भाई पका मत। जो मेरे दूसरे दोस्त थे जो घर के आसपास वाले थे उनको बोलता पका मत। घर वालों को बोलो, वो भी बोलते थे यार ये फिर शुरू हो गया, तू नेता बन जा, तू लीडर बन जा, तू ये कर ले। तो उस चक्कर में एक फ्रस्ट्रेशन तो थी कि यार इतना कुछ है, कहाँ शेयर करूँ। प्लस रात को दिमाग में आया कि भाई अब कुछ चेंज करना है, तो इसलिए यूट्यूब एक ऑप्शन रह गया था कि चलो एक यूट्यूब ही शुरू करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इंटेलेक्चुअल वर्ड मैं सबको बोलता, जो मेरे को बोलता था पका रहा है, मैं बोलता था ये जो बातें हैं ना इंटेलेक्चुअल लोगों की, तुमको समझ में नहीं आएगी। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला तू इंटेलेक्चुअल बोलता है, इंटेलेक्चुअल इंडिया शुरू करते। तो फिर इंडिया हमने देखा कोई पहले से था, फिर हमने इंटेलेक्चुअल इंडीज करा फाइनल। रात में मैंने डोमेन भी ले लिया, और अगले दिन मेरे को ऑफिस जाना था। तो 1 जनवरी को लोगों की छुट्टी होती है, पर जो मार्केटिंग हेड होते हैं ई-कॉमर्स के, उनकी छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि हमको कैंपेन्स रन करनी होती है। हमारे लिए वो पीक टाइम होता है सेल्स का।
तो अच्छा। ऑफिस जाना था मेरे को सुबह, तो सुबह 4 बजे उठाऊँ और वीडियो शूट करी है मैंने और एडिट करी है मैंने मेट्रो के अंदर जब मैं जा रहा था। और मैं ऑफिस मेट्रो में जाता था क्योंकि 2 घंटे का ट्रैवल था और मेरा मानना था 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, मेरे को 4 घंटे सेल्फ लर्निंग के लिए मिल रहे हैं, मैं कितना कुछ सीख सकता हूँ। तो मैं खुद तो मैं सीखता रहता था, सीधी सी बात। वही मैं कह रहा हूँ, 4 घंटे रोज का कोई पढ़ रहा है तो उसके पास बहुत सारी नॉलेज है शेयर करने के लिए, पर शेयर करने के लिए कोई था ही नहीं, किसके साथ शेयर करी जाए। तो वीडियो पहली शूट करी, ऑफिस में गया, सबको शेयर करी। मतलब मेरे को अभी भी याद है, मेट्रो में जब मैं बैठा तो मेरा बस ये प्लान था किस किस को शेयर करूँ मैं, सबको शेयर करे जा रहा हूँ, वीडियो करे जा रहा हूँ। मेरे मतलब मैं था एक्सट्रोवर्ट हमेशा बचपन से। इंजीनियरिंग टाइम के अंदर मेरे दोस्त थे बहुत सारे जिनके साथ मैं बहुत सारी बातें किया करता था। फिर MBA के अंदर भी मेरे पास ऐसे दोस्त थे। मैं सिंगिंग में था तो मुझे लगता था मेरा नेटवर्क बहुत खतरनाक है, तो मैं शेयर करूंगा 1000 व्यूज तो ऐसे ही आ जाएंगे। अच्छा। मैंने शेयर किया दबा के और तो आए थे वही तो कहानी है बहुत मस्त वाली। मैंने अपने स्टाफ को मतलब मैं मार्केटिंग हेड था तो मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो मैंने सबको शेयर करी। मेरे को सबको देखनी है। बस उसके बाद फिर पूरे दिन भर में बिजी हो गया ऑफिस के अंदर, मुझे टाइम का पता नहीं लगा। शाम को जब मैंने एनालिटिक्स में जाके चेक करा तो मेरे 10 व्यूज थे और मैंने 1000 बंदों 10 व्यूज 1000 बंदों को मैंने शेयर करी होगी कम से कम, और 5 से 6 बार तो मैंने खुद देखी होगी और मेरे स्टाफ में भी मैंने सबको दिखाई। मैं कहा यूट्यूब व्यूज ही ऐड नहीं कर रहा यार, ये क्या सीन है। फिर मैं घर पहुंचा, मम्मी कहती तेरी वीडियो बहुत अच्छी थी, सुबह से मैं 10-15 बार तो खुद देख चुकी हूँ। मम्मी 10 व्यूज तो टोटल है जिसमें से मैंने भी देखे यार। फिर मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया यूट्यूब को कि हो सकता है लोगों ने देखा हो, यूट्यूब में बग है, वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, इतने सारे व्यूज आ गए। हाँ बराबर, वो टेक्निकल इशू है। हाँ पर कुछ नहीं हुआ। मैंने हफ्ते तक वीडियोस डाली, वही 10-15 व्यूज आते थे मेरे को और यही चल रहा था। अच्छा। फिर अचानक मार्च का टाइम था शायद, उस टाइम मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट अगेन हो गया था। और वो फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो डाल रहा था। अच्छा। कि रोज की एक वीडियो डालनी। अब आप एक रूटीन समझो, अब आप मार्केटिंग हेड हो, आपकी कंपनी भी चल रही है, आपको उस पर भी कंसंट्रेट करना है, आपको मार्केटिंग हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है और सेल्फ लर्निंग तो करनी है। प्लस आपको रोज की एक वीडियो बनानी है, जो एडिट आप कर रहे हो, थंबनेल आप डाल रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। आप 70 वीडियोस डाल चुके हो और व्यूज वही आ रहे हैं, 50-60 व्यूज आने लग गए होंगे। तो और ऑफिस में मेरे बॉस से मेरा पंगा भी हो गया रिगार्डिंग कुछ कैंपेन के रिगार्डिंग, कि मैं कुछ तरीके से चाहता था, वो कुछ तरीके से चाहते थे। इस चक्कर में मैंने कहा मेरे तरीके से जिंदगी चल नहीं रही जो मैं चाहता था। तो जो मेरी आज वाइफ है, उसमें मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, उसने कहा टेक अ ब्रेक, यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक लो, ऑफिस से भी थोड़े दिन की छुट्टी लो, रिलैक्स मारो। तो मैंने कुछ 4-5 दिन छुट्टी मारी और मेरी एक वीडियो उठ गई और वो व्यूज आ गए। हाँ, वो एक अचानक ही उठनी शुरू हो गई। मतलब जहाँ मेरे 40-50 व्यूज आ रहे थे, वहाँ पे मुझे मिनट मतलब मैं कहूँगा घंटे के अंदर मेरा 1000-2000 व्यूज आने शुरू हो गए एक ही वीडियो पे। मैं कहा ये क्या हो गया भाई, ये तो मजा आ गया। तो मार्च अप्रैल के लास्ट तक या मई की स्टार्टिंग में यूट्यूब ने मुझे बुलाया था और उस टाइम पे मेरे 17,000 सब्सक्राइबर्स थे, मुझे अभी भी याद है। अरे नाइस, अच्छा ओके। हाँ, तो फिर वो अचानक वो जो ग्रोथ हुई ना, उससे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो मैं आज भी यही कहता हूँ, अगर वो वीडियो ना उठती ना तो आज मैं यूट्यूबर ना होता, क्योंकि फिर मैंने छोड़ देना था और मैं डालता नहीं वीडियोस। मतलब डालता तो ऐसा वंस इन अ वाइल, कभी 15 दिन में एक बार डाल दी, 10 दिन में एक बार डाल दी, वो वाला करता। पर जो कहते हैं ना कॉन्टिन्यूस एफर्ट था, वो खत्म हो जाता। वो वीडियो उठने के बाद मैंने उस तब से अब तक भी कोशिश करता हूँ रेगुलर एक वीडियो डाल पाऊँ। तुम्हारी स्टोरी है ना एक्चुअली काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और काफ़ी सिमिलर भी है मेरी स्टोरी से जैसा। और ये कई सारे क्रिएटर्स लोगों के लिए एक आंसर भी है आपकी स्टोरी जो है ना भाई, कि लाइक बहुत से लोग सोचते तो है कि मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन वो है ना महीनों ले लेते, सालों ले लेते, लेकिन कभी स्टार्ट नहीं करते। लेकिन आपने कैसा डिसाइड किया आज स्टार्ट करना और कल ही कर डाला। और आई थिंक ये ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। इनिशियल मेरे हिसाब से स्टार्ट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। थंबनेल क्या होगा, टाइटल क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, किसको टारगेट करो, ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, सही बात है, लेकिन ये बाद में आता है। पहले तो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है जो आपने किया। और यहीं पे ना ज़्यादातर लोग जो लोग लाइक बोलते हैं ना, जैसे एंटरप्रेन्योर्स में वॉन्टरप्रेन्योर्स होते हैं, वॉनाप्रेन्योर्स, वैसे ही इसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स में भी वॉना इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, वो लोग कभी स्टार्ट ही नहीं करते, इसलिए कभी वो सच
सच कभी रियलिटी बन ही नहीं पाता है। तो आप भी इंजीनियर हो, मैंने भी इंजीनियरिंग ही की है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम से किया था। और जैसे कि आपने बताया कि लाइक आपको भी पता नहीं था कि किसके साथ बात शेयर करें, बिकॉज दोस्तों लोग तो इंटरेस्ट नहीं होते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। और ये भी आई थिंक बहुत से लोगों के लिए एक आंसर है कि लाइक बहुत से लोग पूछते ना क्या चीज़ें चालू करना चाहिए, कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहिए। और ये चीज़ आप खुद अपने आप से नोटिस कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट। जैसे मेरे टाइम पे भी ना बुक से रिलेटेड बातें मेरे दोस्तों के साथ अगर मैं बोलता था, मेरे को बोलते थे क्या बुक की पका रहा है यार, जैसा तुमको हुआ, तुम्हारे साथ हुआ ना, सेम मेरे साथ भी ऐसा कि कोई बुक की बातों में इतना इंटरेस्टेड था नहीं मेरे आसपास भी। लेकिन इंटरनेट हमारे टाइम पे कितनी अच्छी चीज़ आ चुकी है ना इंटरनेट की, लाइक इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप जैसे इंसान हो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, पहले हाँ एक ऐसा टाइम था जब आप नहीं मिल सकते थे वैसे लोगों से जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, बट इंटरनेट की हेल्प से ऐसा हो गया ना कि आपकी जैसे थिंकिंग है, आपकी जो इंटरेस्ट है, वैसे आप लोगों को आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, सिर्फ आपको कंटेंट बनाना है और डालना है। और अपने जो भी आपके अंदर भरा पड़ा है, मेरे हिसाब से आप पूरा इंटरनेट में निकाल सकते हो, और पक्का कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ही जो आपको फॉलो करेंगे। और ऐसी आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई आई थिंक, और बहुत अच्छी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है मेरे हिसाब से। और बहुत से लोगों को ये चीज़ सीखना चाहिए कि ऐसा स्टार्ट करो, बनाते रहो, एक ना एक पक्का वीडियो हिट होगा ही अगर आप क्विट नहीं करोगे तो। उसके बाद भाई अभी आपका एक मेरा क्या बोलते हैं, हमारा पार्टनर ही है, मेरे पार्टनर जैसा है, मेरा टीम मेंबर, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है। आप ज़्यादातर मैंने देखा हूँ आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, ये सब चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा फोकस्ड होते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हो। तो उसका एक क्वेश्चन था कि उसके पास एक आइडिया था आई थिंक सो, या फिर उसको जानना था कि फंडिंग कितने कितने टाइप्स की होती है, और फंडिंग की तरफ कब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा ये सब चीज़ें। देखो फंडिंग लॉजिकली दो ही तरीके की है, अगर ओवरऑल ऊपर लेवल से देखा जाए तो। एक इक्विटी बेस है, एक डेट बेस है। इक्विटी बेस मतलब हो गया कि मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, एक तरह से मैं पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर। तो एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई डेट बेस। डेट बेस मतलब एक तरह से हमने लोन लिया है, अब हमको पैसा उसको चुकाना है कुछ स्पेसिफिक रिटर्न के ऊपर और कुछ के ऊपर। तो वो होती है डेट बेस फंडिंग, और एक होती है इक्विटी बेस फंडिंग। इक्विटी बेस फंडिंग मतलब मैंने अपने कंपनी का शेयर दे दिया है। अब यहाँ पे पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो जो पैसा आया है उससे आप कंपनी ग्रो करने में लगाओगे। कल को कंपनी ग्रो नहीं होती, कुछ भी होता है, तो भाई उसने भी पैसे लगाए थे, वो भी कंपनी का पार्टनर था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। इसके लिए छोटा सा रूल है, आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए लॉजिकली, क्योंकि प्रोपराइटर में आप शेयर्स नहीं दे सकते। तो अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी तभी आप कर पाओगे। और अगर फंडिंग रेस करने के टाइम की बात कर रहे हो तो ये मेरे को लगता है कि डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और आपके ऊपर खुद पे। अब मान लो एक कोई ऐसा आपका मेंबर है, उसके पास फंड्स नहीं है ज़्यादा, और जो उसको काम करना है उसको अमेजोन से कम्पीट करना है। ऑल्दो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा अमेजोन से इस टाइम पे कम्पीट करना अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो, पर उसको अमेजोन से कम्पीट करना है, बड़ी कंपनी से कम्पीट करना है, तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको स्टार्टिंग में ही फंडिंग रेस करनी पड़ेगी लॉजिकली। तो स्टार्टिंग में अगर हम फंडिंग रेस कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सीड इन्वेस्टमेंट। अब सीड इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिल रही है? अब सीड इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिल रही है? सीड इन्वेस्टमेंट उसके लिए कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आएगा। ये नहीं आएगा धीरू भाई मुकेश अंबानी जी आपको इन्वेस्ट करके दे रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर, भाई लड़का बहुत प्यारा है, ले बेटा रख पैसा। सीड इन्वेस्टमेंट नॉर्मली ज़्यादातर टाइम पे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से आती है। एग्जाम्पल के लिए आपको वो बंदा अच्छा लगता है, उन्होंने आपको अप्रोच किया कि सर मेरा ये आइडिया है, ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे दे दो। आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सीड इन्वेस्टमेंट है। पर मेरा मानना है कि स्टार्टिंग के अंदर फंड्स की तरफ मत जाओ, पहले पैसा इकट्ठा करो खुद, दूसरों का पैसा लगाने से जगह अपना पैसा लगाओ। ये मेरी आइडियोलॉजी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि हर बंदा अलग होता है। मेरी आइडियोलॉजी, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पहले पैसा इकट्ठा करो, कैसे भी करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करो, चाहे आप अपनी पॉकेट मनी सेव करो, अपना पैसा लगा के बिजनेस रन करो, स्टार्ट प्रोडक्ट बनाओ। तो एक चीज़ कहते हैं हम स्टार्टअप की दुनिया के अंदर MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP, हाँ, वायबल प्रोडक्ट, राइट। हाँ, तो ये मतलब क्या है कि चले गए, मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को उड़ने वाले जूते बनाने हैं, मज़ा आ जाएगा यार। मैं ट्रैफिक जाम में फंस जाता हूँ, मैं जूते पहन के उड़ के जाम से निकल जाऊंगा ऊपर से, मस्त। अब मैं तो अड़ गया भाई, मेरा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट को मेरे को स्केल करना है। अब फालतू का मैंने अपने पापा से लड़ झगड़ के उनकी बिल्डिंगें बिकवा दी, पैसा इकट्ठा करके इसकी फैक्ट्री लगा दी, कंपनी फ्लॉप हो गई, पैसा डूब गया। इससे बढ़िया ऑप्शन क्या था? मैंने एक प्रोडक्ट बनाया MVP, जिसको मैं कह रहा हूं, उसको मार्केट में बेचने की कोशिश करी, मार्केट का फीडबैक लिया, उसको समझा कि मेरा प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा, और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इटरेट किया। ठीक है, तो आइडियली अगर ये उड़ने वाले जूते बनाने हैं तो शुरू करने से पहले ही मार्केट सर्वे करना जरूरी है।
मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर किसी को उड़ने के जूते बुलाने का प्रोग्राम है तो पहले मार्केट सर्वे करना, लोगों से पूछना कि आप लेना चाहोगे, किस रेंज में लेना चाहोगे, क्या क्या फीचर मांगोगे। तो मार्केट सर्वे आइडियली करना चाहिए। पर जैसे टेक होते हैं, जैसे आपका खुद का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपने सोचा कि मेरे पास ऑडियंस है, मैं उनको ई बुक्स वीडियो बुक्स बेचूंगा, वो तो खरीद लेंगे। तो आपको कुछ आइडिया है मार्केट का, आपको उसके लिए सर्वे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं थी, तो आपने मार्केट में ऐप तो निकाल दी। अब क्या हुआ, वहां से फीडबैक आ रहा है। फीडबैक क्या आ रहा है कि यूजर्स की कोई स्पेसिफिक कोर्स ले रहे हैं, या यूजर्स ऐड टू कार्ट करके छोड़ देते हैं। अब ऐड टू कार्ट करके क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वो प्राइस फैक्टर है, कोई और फैक्टर है? या हमारे गेटवे के अंदर हमने यूपीआई का ऑप्शन नहीं डाल रखा, खाली कार्ड का ऑप्शन डाल रखा है, वो बेचारा यूपीआई से पे करना चाहता है। तो इस स्टेज के ऊपर आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर्स को कॉल भी करनी है। एनालिटिक्स तो देखना है, नो डाउट। एनालिटिक्स तो आपको बताएगा कि आपका कौन सा फीचर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, यूजर आ रहे हैं, टिक रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। पर अगर आप यूजर्स को कॉल भी कर पाओ ना, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप उनसे पूछो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब हम लकी है, हम कंटेंट क्रिएटर्स है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक ऐप निकाली, न्यूज़ है, पापा न्यूज़ के नाम से। उसमें मैंने क्या किया, पापा न्यूज़, ओके, MVP था, ऐसे दिमाग में कोई आइडिया था, लॉन्च कर दिया कि भाई ऐसा कुछ सोचा है मैंने और ये प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं बिजनेस न्यूज़ डाल रहा था, तो मैंने कहा निकाल देते हैं। अब क्या हुआ, ऐप लॉन्च करने के बाद में मैंने एक सीरीज बनाई जिसका नाम रखा बिल्ड इन पब्लिक। नाम से जैसा पता लग रहा है, बिल्ड इन पब्लिक। ये ऐप मैं पब्लिक के अंदर बिल्ड करूंगा। पब्लिक के अंदर बिल्ड करूंगा मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो पब्लिकली सामने लेके आऊंगा, और जो भी मैं चेंजेस लेके आ रहा हूँ, कोई भी नया फीचर लेके आ रहा हूँ, कितना पैसा लगा रहा हूँ, कोई सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, सब सामने ओपन लेके आऊंगा। MVP के अंदर कौन से फीचर को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एनालिटिक्स ने मेरे को ये बताया। एनालिटिक्स भी क्लीन दिखा रहा हूँ ऐप के अंदर, मतलब सीरीज के अंदर। अब वो क्यों किया मैंने, अब इसके पीछे भी मेरा लालच था, स्वार्थ था। मुझे अपना MVP करना था परफेक्ट। अब MVP परफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड्स करवाने हैं आपके। अगर हम कंटेंट क्रिएटर ना होते तो हमको MVP को टेस्ट करने के लिए, इंस्टॉल कराने के लिए ऐड चलानी पड़ती। राइट, ऐड चलवाते हैं, फिर वो डेटा आता, और आपने कोई ऐप ली जिसको आप जानते नहीं, आपको ऐड दिखाई दी, आपको अच्छी लगी, आपने इंस्टॉल करी, उसमें कोई भी बग दिखा, आप उसी टाइम इंस्टॉल कर दोगे। पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुझे लोग फॉलो कर रहे थे, मुझ पर ट्रस्ट कर रहे थे, उनको बग दिख रहा था तो वो मेल करके रिपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरह का मैं कहूँगा, एक हमारे पास एक सेगमेंट बन गया जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर कोई क्रिएटर है तो वो इस पाथ को फॉलो कर सकता है, पर अगर कोई क्रिएटर नहीं है तो आपको इनिशियली MVP टेस्ट करने के लिए ऑडियंस चाहिए होगी। MVP दोस्ती यारी में टेस्ट नहीं होगा कि मैंने अपने दोस्त को भेज दिए ऐप के लिंक, भाई डाउनलोड करके बता दे क्या होगा। आपको एटलीस्ट रियल यूजर्स चाहिए, रियल यूजर्स चाहिए। आपको एक नंबर चाहिए। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन वो भी आ गई है साइट्स जो कि आपको कुछ यूजर्स का ट्रैक का आइडिया देती है, पर वो यूज नहीं करनी है हमको। वो क्या होते हैं, बॉट्स होते हैं। पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रियल यूजर्स की। ऐड चला के लेके आओ, मार्केटिंग करा के कैसे भी लेके आना है आपको, इंस्टॉल्स लेके आने हैं, फिर उनको ट्रैक करना है, फिर समझना है कौन सा फीचर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। जब हमने अपनी ऐप को परफेक्ट कर दिया, अब उसको हम MVP नहीं कहेंगे, अब उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट मार्केट फिट। जो हमने मार्केट फिट, हाँ राइट, जो हमने प्रोडक्ट बनाया था वो मार्केट के हिसाब से फिट हो गया। जब प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया, अब आपको बेसिक सारा आइडिया होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरी न्यूज़ ऐप ही है, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं। अब मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, अब मैं एक नॉर्मल बंदा था जिसने किया, तो मुझे पता लगा एक ऐप इंस्टॉल कराने के लिए मुझे 10 रुपये लगते हैं, और एक यूज़र अगर मेरी ऐप यूज़ करता है तो वो हफ्ते में 5 बार खोलता है मेरी ऐप को, मतलब महीने के अंदर वो 20 बार खोलता है मेरी ऐप को। और मैं अगर पोटेंशियली चाहूँ तो उसको 20 बारी के अंदर 50 बार एड्स दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब 50 बार ऐड के अंदर एक ऐड से मैं 1 रुपये कमाऊंगा, तो मैं 50 रुपये आइडियली कमा सकता हूँ उस कस्टमर से, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करने का मुझे कितने रुपए लग रहा है, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूँ सब कुछ समझाने के लिए, ठीक है। और मान के चलते हैं 1 महीना ये वो बंदा ऐप यूज करता है, उसके बाद वो अनइंस्टॉल कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 महीने में अनइंस्टॉल कर रहा है, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं लाइफ कस्टमर लाइफ टाइम। तो हमको कोशिश करनी है, एक बार कोई ऐप में यूजर आ गया तो लंबा टाइम तक टिके। चलो मैं थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स, इस प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। जो ऐड वाला रेवेन्यू आ रहा है ना, वो मान के चल रहा हूँ 5 रुपये महीना कमा के दे रहा है मुझे एक यूजर, ठीक है। 10 गुना कमा रहा है, तो 5 रुपये मुझे मिल रहा है एक यूजर से। अब मान के चलता हूँ एक यूजर एवरेज मेरी ऐप के ऊपर 10 महीने टिकता है, बेस्ड ऑन माई प्रीवियस डेटा। अगर 10 महीने नहीं हुए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाइपोथेटिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मुझे पता लग गया कि 10 महीने मतलब मैं 50 रुपये कमा सकता हूँ एक यूजर से आइडियली, अगर वो 10 महीने टिकेगा।
एक ऐप को इंस्टॉल कराने का कितने रुपए लग रहा है? 10 रुपए। मतलब हर एक ऐप इंस्टॉल पे मुझे 40 रुपए बचेगा। अब चाहिए फंड, 1 करोड़ रुपया लगाओ, 5 गुना पैसा पाओ। अब क्या है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि आप देखोगे अभी के टाइम पे जिनका बिजनेस मॉडल ही नहीं है, वो क्या कर रही है, वो अभी तक अपना कस्टमर लाइफ टाइम ढूंढ रही है। अच्छा। तो इसलिए वो एक्विजिशन कॉस्ट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये बहुत पुराना डेटा है, आज से कुछ 4-5 साल पुराना डेटा बता रहा हूं आपको। शायद अमेजोन 7 से 8 हजार रुपए कस्टमर एक्वायर करने के लिए खर्च कर रहा था। कितना? 7 से 8 हजार? हाँ, तो मतलब उसने एक बर्तन बेचना 400 रुपए का, जो 400 रुपए का बर्तन जिसपे उसको बच रहा है सिर्फ 10%, मतलब 40 रुपए, उसके लिए वो 7-8 हजार रुपए खर्च कर रहा है। अब ये बेवकूफी लगती है ना अगर हम दूर से इस बिजनेस को देखें तो, पर उसने 6 साल 7 साल पैसा फूका मार्केट में। आज उसको सब जानते हैं। आज आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली अमेजोन पे सर्च मार के प्रोडक्ट लेते हैं। मैं भी। तो यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट है 0, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट है। राइट। ठीक है, तो ये मैथ्स तब कैलकुलेट हो पाती है जब पैसा खर्च करना है। तो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि अगर आप अमेजोन से कंपीट करना चाहते हो तो आपको अगर 1000 यूजर्स चाहिए तो 1000 यूजर पे 8000 रुपए पर हेड खर्च करना पड़ेगा, अप्रॉक्स, कुछ भी मान लो। अच्छा। तो इतना पैसा चाहिए अमेजोन से कंपीट करने के लिए, और 1000 यूजर से बिजनेस तो चलेगा नहीं, आपको कम से कम 2-3 लाख यूजर्स चाहिए। राइट। तो इतना पैसा तो है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अमेजोन से कंपीट मत करना, जो स्टार्टिंग में बोला था, उसका रीजन ये था। तो आइडियाज ऐसे ढूंढो जिसपे बड़े कॉम्पिटिटर्स अभी के टाइम पे नहीं है, या फिर आप में खुद का दम हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको फंडिंग आज के टाइम पे मिल जाएगी आराम से, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आपका काम करने का तरीका वो देख चुके हैं, उनको पता है यार ये बंदा सही है, यूट्यूब पे वीडियोस डालता है, इस बंदे को अच्छी खासी नॉलेज है, इस बंदे के पास मैनेजमेंट स्किल है, अगर मैं उसको पैसा दूंगा तो पैसा डबल कर देगा मेरा। इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका पैसा बढ़ेगा। वो आपको कोई चाचा का लड़का नहीं लगता कि भाई चल ठीक है पैसे ले उड़ा दे। वो आपको पैसे इसलिए दे रहा है कि भाई मेरा पैसा डबल होगा, या इनफैक्ट उससे कई गुना ज्यादा होगा। 100x ही सोच रहा है वो, सीधी सी बात। तो बस आपको यही सोचना है कि आप किस तरीके से एक ऐसा आइडिया ढूंढ सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जो कि उस स्केल पे उसको रिटर्न दे पाए। और आइडियाज कहाँ से आते हैं? आई थिंक जैसे कि अभी कुछ बहुत से यंग लोग होंगे जो लोग को लाइक स्टार्टअप, बोलो एंटरप्रेन्योर, देखो आज के टाइम में काफी फेमस हो गया, मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो व्हाट आर द मतलब बेसिक स्टेप, कौन सी चीजें होती है तुम्हारे हिसाब से जो तरीका बताता हूँ जो मेरा करना चाहिए लोगों को स्टार्ट करने के लिए? मेरा एक आसान सा तरीका है, क्योंकि ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई होता है आइडिया ढूंढने के लिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक डायरी या फिर अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो उसके अंदर नोट्स ऐप डाल के रखनी है, और आपको दिन भर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम, कि यार लाइट चली गई, अब मैसेज नहीं आया मेरे पास, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको नोट्स में लिख लो। ठीक है, दिन भर आपको लिखना है। तो दिन में आप कोई ना कोई 4 से 5 प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते ही हो। बहुत बेसिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब हर संडे बैठ के सारे आइडियाज को करो एनालाइज, सारे आइडियाज को, कि क्या इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट बन सकता है, क्या इसके रिलेटेड में कोई सर्विस बना सकता हूँ। हाँ, मैं बना सकता हूँ। तो मान के चलते हैं आपके पास 100 आइडियाज आए थे इस हफ्ते के अंदर, उसमें से 10 आइडियाज के ऊपर कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप कुछ शायद कुछ कर सकते हो। ठीक है, एक रॉ आइडिया है आपके पास में कि ऐसा कुछ हो सकता है, पता नहीं है वो क्या करोगे, पर एक रॉ आइडिया है 10 आइडियाज के ऊपर। तो इसके ऊपर एक आएगा आईईसी मॉडल। आईईसी मॉडल क्या कहता है? इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस एंड ईज। ठीक है, तो आपको रेट करना है, मतलब एक बॉक्स बनाओ, उसके ऊपर लिखो आईईसी, 10 में से नंबर दो हर एक आइडिया को। आई का मतलब क्या है? इम्पैक्ट, मतलब अगर मैंने काम किया तो आपके हिसाब से ये आग लगाएगा या नहीं लगाएगा। अगर आग लगाएगा तो 10 आएगा, और आग नहीं लगाएगा तो 0 आएगा। इसके हिसाब से नंबर दो। ईज, आपके लिए कितना आसान है, दुनिया के लिए कितना आसान है वो मैटर नहीं करता, आपके लिए कितना आसान है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई ऐप बनानी है और आप ऐप डेवलपर ही हो तो आपके लिए वो ईजी है, और आप एक यूट्यूबर हो तो आपके लिए वो मुश्किल है। हाँ, राइट, है ना। तो आपको अपने हिसाब से सारी चीजें रेट करनी है। आई, ई के अंदर ईज कितना है, और सी मतलब कॉन्फिडेंस, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये तो चलेगा, आग लगा देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं आईईसी मैट्रिक्स। तो आपको सब पे नंबर देने 10 में से 10 में से 10 में से 10 में से, जिसके साथ सबसे ज्यादा नंबर आएगी वो जीत जाएगा। बस वो आइडिया सिलेक्ट करना है बस। और जरूरी नहीं है कि वो आइडिया के ऊपर ही पूरे पैसे लगा देने। अगर आपको किसी में भी उतना मजा नहीं आ रहा तो उस आइडिया को सिलेक्ट करके अलग से रख दो, अगले हफ्ते फिर ढूंढो, फिर कुछ मिलता है तो उसको भी रख दो, अगले हफ्ते कुछ ढूंढो, फिर जब आइडिया इकट्ठा हो जाए फिर उस पर रिसर्च करो।
ये एक्चुअली आपने जो बोला ना, ये बहुत सारे लीन स्टार्टअप और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स की बुक है ना, मैंने देखा ये सेम चीज कि स्क्रैच योर ओन इच, काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट है स्क्रैच योर ओन इच। आइडियाज ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ही अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसको उस मतलब खुजली को खुजाने की कोशिश करो, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो सेम प्रॉब्लम दूसरे लोगों को भी होगी, और अगर आप उसका कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हो तो आपको ऑब्वियसली उस सोल्यूशन के लिए अगर अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस निकालोगे तो पैसे लोग देंगे। पैसे लोग तभी देते हैं अगर आप लोगों का काम आसान कर रहे हो, उनका कुछ काम आसान कर रहे हो, उनका टाइम बचा रहे हो, उनके पैसे बचा रहे हो, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें अगर आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो तो यही सारी चीज़ों की वजह से ही लोग आपको पैसा देंगे, वरना नहीं देंगे। तो भाई ने बहुत अच्छे से, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट तरीका आपने बताया ना भाई, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन के आंसर आपने दिए। लाइक यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास में कोई आइडिया है भी, एग्जाम्पल के लिए आपको फाइनल हो गया कि ये वाला आइडिया अच्छा है, जैसे जिशान भाई की दिक्कत थी, इनको एडिटर नहीं मिल रहा, ठीक है, मेरे को भी वही दिक्कत है, मेरे को एडिटर नहीं मिल रहा यार, एक ऐप बनाते हैं जहाँ पे एडिटर मिलेंगे, है ना, हम दोनों की प्रॉब्लम है, ये कर सकते हैं, पर ये आइडिया स्केलेबल नहीं है, ये आइडिया उतना बड़ा नहीं बन सकता कभी भी। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो कि इंडिया के अंदर कितने क्रिएटर्स आपकी ऐप को यूज़ करेंगे, जो आपसे एडिटर हायर करेंगे, कितने मान के चलते हो, कितने क्रिएटर्स हो गए इंडिया के अंदर जिनको वीडियो एडिटर की जरूरत है? 1 लाख ऐसे अंदाजा 1 लाख, ठीक है, ऐसी मैं एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, रिसर्च करनी पड़ेगी पर मैं कैलकुलेशन के लिए 1 लाख मान के चलते हैं, ठीक है, 1 लाख मान लेते हैं। अब 1 लाख के लिए हम कम से कम 8 लाख एडिटर्स भी लेके आएंगे, तभी तो ऑप्शंस रखे गए उनके लिए, ठीक है। तो 1 लाख बंदे आपको एक एडिटर हायर करने का कितने रुपए दे देंगे? 1000 रुपए, ठीक है, 5000 रुपए, चलो बहुत मान लेते हैं, हाँ चलो 5000 मान लेते हैं, 5000 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या 1 लाख के 1 लाख को आप एडिटर दिला दोगे? बहुत मुश्किल है, ठीक है, मान के चलता हूं आपने 1 लाख को दिला दिया एग्जाम्पल के लिए, ओके, 1 लाख इंटू में 5000 कितना हो गया? 50 करोड़, है ना। अब एक एडिटर किसी ने हायर कर लिया तो एटलीस्ट 1 साल तो रखेगा अपना, मेजॉरिटी ऑफ लोग, तो बस आप साल भर 50 करोड़ से ऊपर कमा ही नहीं सकते, तो आपकी एड्रेसेबल मार्केट तो है ही नहीं बड़ी। अब आप अभी हमने बात क्या करी, एक इन्वेस्टर आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा 100 गुना होगा। अब आपने पहले राउंड में उससे मांगे 10-20 लाख रुपए, इतने तो आपको चाहिए ही इस ऐसे आइडिया को काम करने के लिए। ऐप बनाने में खर्चा आएगा, मार्केटिंग करने में खर्चा आएगा, सब कुछ आएगा। अब आपने 20,000 रुपये मांगे, 20 लाख का 100 गुना कितना हुआ? 20 करोड़ रुपए। वो कहेगा भाई कोई तो कुछ पैसे ही नहीं हुए भाई मैं नहीं कर रहा तेरे साथ, क्योंकि उसके पास नहीं हो रहा। तो आइडिया अच्छा हो आपके लिए बहुत अच्छा हो, पर आपको उसका टाइम भी जरूर चेक करना है कि मार्केट कितनी बड़ी बन सकती है कल को। अगर मार्केट बहुत बड़ी नहीं बनेगी तो कोई फायदा नहीं है। अभी के टाइम पे हम क्रेड देख रहे हैं एग्जांपल के लिए, क्रेड कुछ नहीं कमा रहा, कैशबैक बांटे जा रहा है और उसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो बहुत बड़े टाइम पे खेल रहा है। इंडिया के अंदर इस टाइम पे क्रेडिट कार्ड यूजर्स उतने ज्यादा नहीं है और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड यूजर्स बढ़ेंगे। अपने ऐप पे लोगों को लेके आ रहा है जो कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो फ्यूचर में अगर वो अपना क्रेडिट कार्ड उनको ऑफर करेगा तो वो लोग ले लेंगे, फिर वहां से वो कमाएगा। राइट, बहुत लॉन्ग टर्म गेम। हाँ, और वो लोग वही खेल सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। अब वो पैसा मतलब फंडिंग से ही आ रहा है लॉजिकली, पर पैसा चाहिए इस काम के लिए। पर मेरा आइडियली मानना है कि यार पता नहीं, मेरी मेंटेलिटी है कुछ भी है, मेरा मानना है टेक होम सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। अब स्टार्टअप में काम कर रहे हो, टेक होम मतलब घर पे पैसा ज्यादा आना चाहिए, जेब में पैसा आना चाहिए। बहुत सारे वैसे फाउंडर्स हैं जिनकी कंपनी लॉस के अंदर है पर वो सैलरी ले रहे हैं। आइडियली नहीं लेनी चाहिए ना अगर आपकी कंपनी लॉस के अंदर है तो, पर वो ले रहे हैं, जो कि गलत नहीं है क्योंकि उनको भी अपना खर्चा पालना है, वो भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन मल्टीप्लाई हो रही है। मेरा मानना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आए ना उसमें से आप ले जा पाओ। ये जो आजकल स्टार्टअप की दुनिया के अंदर फंडिंग वाला सीन चल गया है, उसमें लॉस मेकिंग कंपनीज भी मतलब गलत चल रहा है। मतलब मुझे पर्सनली ये चीज़ नहीं पसंद। गलत नहीं है, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं मान के चलता हूँ मैं ओल्ड स्कूल हूँ कि मेरा मानना है कि अगर मेरी कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो मैं 5 करोड़ घर ले जा सकूँ, क्योंकि सारे 100% मैं ओन करता हूँ, मेरी मर्जी। जैसे ज़ेरोधा है, अगर आप मान के चले तो ज़ेरोधा का पिछले साल का 1000 करोड़ का पैट था। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 1000 करोड़ रुपया उनके पास एक साल में। फंडिंग रेज नहीं करी उन्होंने अभी तक। और आप बड़ी कंपनीज भी ले लो, अगर मैं अभी हमारी उसका आया IPO नाइका का, उनका क्वार्टर का प्रॉफिट है 1 करोड़ का। नाइका की वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़। इन्होंने अभी तक इन्होंने फंडिंग नहीं ली है, तो फंडिंग लेके तभी पता लगेगा वैल्यूएशन कितनी है इनकी।
बहुत अच्छी, मतलब नायिका का मैं भी देख रहा था, बहुत न्यूज़ ये सब में आ रहा था काफ़ी, और शी वाज लाइक यंगेस्ट नहीं, हाँ यंगेस्ट था आई थिंक सो, बिलियनर वुमेन इन इंडिया ऐसा था ना वही कुछ? कह रहा हूँ ना। अब क्या है, ये बिलियनियर तो वो बन गए क्योंकि उनके पास में शेयर्स है और कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है तो उनके पास पैसा आ गया। पर मेरी जो मतलब मेरे को नहीं पता, वो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को वहां जाने से बढ़िया मुझे ज़ेरोधा बनना जरूरी ज्यादा अच्छा लगेगा, जहां पे 1000 करोड़ रुपए मेरा है, क्योंकि 100% ऑफ कंपनी इज ओन्ड बाय मी। मेरी मर्जी वो 1000 करोड़ का मैं कुछ भी करूं। तो फंडिंग, मतलब आप बोल रहे हो कि फंडिंग इतना इंटरेस्टेड नहीं हो फंडिंग उठाने में, ऐसा कुछ फंडिंग करो कि उठाओ, खुद से ही हो अगर जाए। आपको जरूरत है फंडिंग की तो नो डाउट उठाओ, पर अगर आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फंडिंग पीयर प्रेशर में ले रहे हो, क्योंकि मार्केट में सब फंडिंग ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि हाइप बनी हुई है कि फंडिंग ले लो, फंडिंग मतलब मिल रही है हाँ, फंडिंग, ये इतना वैल्यूएशन हो बिल्कुल। गया, उतना वैल्यूएशन हो रहा है हाँ सबका। हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए अभी का एग्जांपल लेके चलते हैं ना, जो मैंने अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे को एक ऐप है जिसको इंस्टॉल करने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं और हमको 50 रुपए कमा के दे रही है। आप लोन ले लो ना, आप 1 करोड़ का लोन लो, राइट। 1 करोड़ के लोन के अंदर आपको 5 गुना मिलेगा ना पैसा। पैसा चुकाओ, पैसा आ गया, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है भाई। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, इसमें आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये बता दी। एक काम करिए ना, आप ऐसा बता सकते हो कि आप 5 कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग स्टार्ट करते टाइम करते हैं, ऐसा कोई 5 मिस्टेक तुम्हारे हिसाब से है जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? या बेसिकली मैं ना कंसल्टेशन भी देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, पहले फंड रेज कर लेते हैं, जितनी जल्दी उनको जरूरत नहीं होती उससे पहले कर लेते हैं। इसके चक्कर में फिर वो रोते रहते हैं, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टर आ गया तो वो एक तरह का पार्टनर है, और अगर वो एक पार्टनर आ गया तो अपने हिसाब से बिजनेस चलाएगा। राइट राइट राइट। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगी वो है पहले रिसर्च नहीं करते। मतलब आइडिया सोचा, चलो करते हैं काम, मार्केट रिसर्च कुछ नहीं करी, उनको टैन नैन का कोई आइडिया नहीं है, उनको पता नहीं है कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर से कोई सर्वे नहीं लिए हुए, बस भाई मेरा आइडिया आया था, शुरू करते हैं, चलो करते हैं शुरू। ओके। तीसरी बड़ी मिस्टेक है, लोगों के पास फंड्स नहीं है और उनको अमेजोन से कम्पीट करना है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा विजन पहले ही, मतलब हाँ, मतलब एग्जाम्पल के लिए आपके पास में 20,000 रुपए है और आप कह रहे हो मुझे अमेजोन से कम्पीट करना है, मुझे फंडिंग दिला दो। अनरियलिस्टिक से गोल, अनरियलिस्टिक से गोल। हाँ, अनरियलिस्टिक से गोल। तो और मुझे क्या लगता है, मैनेजमेंट खराब होती है। आपका आइडिया अच्छा है, आपके पास फंड्स भी अच्छे हैं, आपका बिजनेस स्केलेबल भी हो सकता है, पर आप ढंग से मैनेज ही नहीं कर पा रहे, काम ही नहीं कर पा रहे। और एक मार्केटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरा मानना है, आपका सब कुछ अच्छा हो, मार्केटिंग खराब तो आपका पूरा बिजनेस जीरो है। भाई अच्छा, मार्केटिंग से बात आई है तो मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने ये चीज़ सुना भी है, मेरे टीम मेंबर्स ही मुझे बता भी रहते हैं, और मैंने भी सुना था कि आपने मोर देन 500 कंपनीज को हेल्प किया है डिजिटली ग्रो करने में, राइट? हाँ, इससे ज़्यादा ही करा होगा। उससे ज़्यादा हो गए होंगे, तो पहले का डेटा है। सो डिजिटली ग्रो होने के लिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान को, एक बच्चे को, एक यंग लड़का है शायद उसको, या फिर जो लोग बस न्यू है इंटरनेट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए स्टार्टिंग से? मतलब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब अपना बिजनेस ग्रो करना है डिजिटली। हाँ ठीक है, बिजनेस को ही लेके पकड़ के चलते कि बिजनेस को अगर डिजिटली ग्रो करना है तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए वो लोगों का? ठीक है, सबसे पहली चीज आपको अपनी टारगेट ऑडियंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरी। जितना ज़्यादा अपनी ऑडियंस को समझ पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है मार्केटिंग करने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब टारगेट ऑडियंस का मतलब हुआ, मतलब वो किस एज ग्रुप के अंदर आते हैं, मेल है फीमेल है, कितने परसेंट मेल आते हैं, कितने परसेंट फीमेल आते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पसंद है उनको, और कौन से ब्रांड्स को देखते हैं, पूरा। मतलब जितना मैं ज़्यादा डेटा ले सकता हूँ उनके बारे में उतना ज़्यादा डेटा लेना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस खराब हुई ना तो आपका पूरी मार्केटिंग एफर्ट्स खराब हो जाएंगे, पैसे वेस्ट हो सकते हैं, मतलब बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़, जब भी आप स्केल कर रहे हो ना, जब भी आप स्केल कर रहे हो उससे पहले आपको एक बार एक साइकिल से निकल के निकलना है। मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर जब भी आप एड्स चलाते हो तो स्टार्टिंग में आपकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई आती है। ओके। 90% लोग वहीं डर के भाग जाते हैं। अच्छा। अभी क्या हो रहा है, एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो 1 लाख है पूरी इंडिया के अंदर। ओके। एक बंदे को एक बार ऐड दिखाने का 1 रुपया लगता है। ओके। अब आप एक बंदे को एक बार ऐड दिखा रहे हो, 1 लाख रुपए खत्म। अब 4-5 बार आपने ऐड दिखाई तो इसका मतलब क्या हुआ, 5-6 लाख रुपए खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गया, राइट। ठीक है, अब 5-6 ऐड देखने के बाद ही तो बंदे कन्वर्ट होना शुरू हो गए ना, ये थोड़ा ना होगा पहली ऐड देखते ही कन्वर्ट हो जाएगा। राइट राइट राइट। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग, राइट। अब स्टार्टिंग में आपका बजट था 30,000 रुपए मंथ का। ओके। अब 30,000 मंथ के अंदर आपने मेजॉरिटी ऑफ 1 से 1.5 की फ्रीक्वेंसी हासिल की है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक बंदे को एक बार या फिर 1.5 बार ही दिखाई दिया एवरेज। ओके। तो इस टाइम पे लॉजिकली आपकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई होगी। राइट राइट। तो यहीं पे ज्यादातर बिजनेसेस दम तोड़ देते हैं।
रिजल्ट्स नहीं दिखता उनको स्टार्टिंग हाँ, स्टार्टिंग में उनको रिजल्ट चाहिए, स्टार्टिंग में उनको लगता है अरे यार ये क्या हो रहा है, एक 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरे को 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ये तो बहुत महंगा है, बेकार है, डिजिटल मार्केटिंग बंद करो। अच्छा भाई, एक चीज़ है, मतलब क्वेश्चन है, ये चीज़ लेकिन क्रिएटर्स के लिए थोड़ी अलग रहती है मुझे को लगता है ना। हाँ, क्रिएटर्स के लिए जैसे कि हमने भी ना एक पैशन का कोर्स जब लॉन्च किया था, तो हमने ना, क्योंकि मेरे फेसबुक पे ऑलरेडी कुछ फॉलोअर्स थे और यहाँ पे थे, तो हमने जब एड्स चलाया ना तो हमको स्टार्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे थे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट ब्रांडिंग हो रखी है, लोग हमको जानते हैं, लोग हमको ट्रस्ट करते हैं। अब हम प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जा रहे, अब बताने के लिए जा रहे हैं भाई मैंने प्रोडक्ट निकाला है ये, तो इसलिए हमारा कन्वर्जन रेशियो हाई रहता है। कन्वर्जन रेशियो बेसिकली देखो क्या हो रहा है, आपके साथ भी हुआ है ऐसा आपके साथ? मैंने एज एन अभी तक ज्यादा एड्स नहीं चलाई है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, मैंने क्लाइंट्स को प्रमोट करने के लिए किया है। अभी के टाइम पे मेरा मेजर फोकस रहता है कि अपने आप को खुद, मतलब यूट्यूब पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फ्री कंटेंट डाला जाए और वहां से कमाया जाए और बिजनेस से पैसा लेके उनको बढ़ाया जाए, उनकी एड चलाई जाए। अभी के टाइम पे मैंने अपनी एड ज्यादा नहीं चलाई। ओके। क्योंकि मैं तो फ्री में ही कर रहा हूँ ना। पापा न्यूज पे जो हमारे न्यूज ऐप है उसके अंदर जितने भी डाउनलोड्स आए वो फ्री में आया, 1 रुपया खर्च नहीं किया मैंने। राइट, वो सब क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर और आपके फॉलोअर्स लोग ने लिए यूज। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो कोशिश करता हूँ ऑर्गेनिकली जितना आ पाए, पेड करेंगे पर पेड अभी के टाइम पे मैं नहीं करना चाहता। ओके, सो ये एक सजेशन मतलब हो सकता है बेसिकली जो भी लोग देख रहे हैं कि कंटेंट उन लोग को भी बनाना स्टार्ट करना चाहिए, जो भी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी लड़का हो, कोई भी हो, उसके वो कंटेंट क्रिएटर अगर खुद भी बन रहा है, कुछ भी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा है, करेगा तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाके, राइट? अगर वो अपना खुद का प्रोडक्ट, देखो वही मैंने अभी क्या बताया, एक बंदे को अगर एक प्रोडक्ट बेचना है तो कम से कम 4 से 5 बार ऐड दिखानी पड़ेगी, तभी वो कन्वर्ट होगा। अभी जो मैं बोल रहा था, पर वो ऐड क्यों दिखा रहे हैं हम? ट्रस्ट गेन करने के लिए ना, कि हर जगह पे उसको दिखाई दे रहा है। राइट। पर अभी साहिल खन्ना को या फिर जिशान को भाई को बहुत सारे लोग जानते हैं। अब बहुत सारे लोग अगर जानते हैं तो अब तो हमको ट्रस्ट गेन करने वाला फैक्टर खत्म हो गया ना। ट्रस्ट तो हमने पहले से गेन कर रखा है, अब तो हमको बेचना ही है खाली। राइट। तो इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कन्वर्जन रेट लो रहता है हमेशा ही ओवरऑल। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, राइट, इसीलिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था भाई, अभी आप राइट नाउ आपके कितने सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपने बना के रखे हैं? लाइक कौन से प्रोजेक्ट्स है या कौन सी चीज़ें राइट नाउ आप कर रहे हो? बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। बेसिकली जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसके मैं 2 पार्ट कहता हूँ, लपास इंटरनेशनल, लपास इंडिया। इंडिया में इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है अभी के टाइम पे, और लपास इंटरनेशनल रिलेटिवली ठीक ठाक बड़ा बिजनेस बन चुका है। और साथ में हमने एक चैटबॉट मार्केटिंग का टूल निकाला है, सुपर चैटबॉट करके। वो क्या है, इंस्टाग्राम पे आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, आप सबको रिप्लाई तो कर नहीं पाते, तो पोटेंशियली बहुत सारे लोग मिस हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे बिजनेसेस थे जो हमसे कनेक्टेड थे, तो उनका भी बिजनेस ऐसे ही लॉस हो रहा था, तो हमने अपना खुद का चैटबॉट मार्केटिंग टूल बनाया ताकि हम उनको दे सके। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक में ऑटोमेशन कर सकते हो आप, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ई कॉमर्स से अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। नाइस। ठीक है। और यूट्यूब चैनल्स हो गए, कुछ यूट्यूब चैनल्स मेरे खुद के हैं, और अभी हम 1-2 यूट्यूब चैनल और शुरू कर रहे हैं जहाँ पे मैं नहीं होऊंगा, तो कोई और करेगा। अभी मैंने एक एडटेक शुरू किया है एड्रेला के नाम से, जहाँ पे मैं अपना अभी के टाइम पे एसईओ का कोर्स बेच रहा हूँ। ओके, ठीक है। और उस पर मतलब प्लान यही है कि आने वाले टाइम में हम और भी कोर्सेज बनाएंगे और भी क्रिएटर्स को लाके उनसे भी कोर्सेज बनवा के बेचेंगे। नाइस। उससे फ्री भी रहेगा, पेड भी रहेगा, मतलब मेजर सीन ये है। कुछ ब्लॉगिंग साइट्स है, मतलब बहुत सारी चीजें शुरू कर दी यार, छोटे बिजनेस है मतलब। तो अभी राइट नाउ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आपके कितने, मतलब मैंने कभी गिने नहीं, मैं आपको बताया जा रहा हूँ जैसे मेरे दिमाग में आ जा रहे हैं। और ओके, तो ये सबसे मतलब आपकी रेवेन्यू आ रही है, लेकिन जितनी भी चीज आपने बोले? हाँ, ये सारे से आ रहे हैं। कुछ ब्लॉगिंग साइट्स है मेरे पास, वहां से आता है हमारे पास में रेवेन्यू। अभी एक मर्चेंडाइज की वेबसाइट खोली है, वहां पे मैं अपनी टी शर्ट बेच रहा हूँ। वो उसमें मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ देखा जाए तो, इसके अंदर भी मैं टी शर्ट पहनता हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होता है। अच्छा। कभी वंस इन अ वाइल प्रमोशन कर देता हूँ कि अगर आपको ये टी शर्ट खरीदनी है तो हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो। तो उससे आते कन्वर्जन? हाँ, उससे भी कन्वर्जन आ रहे हैं। आप शाउट आउट देते हो कि मतलब नीचे जाके बहुत रेयर, बट स्टिल आ रहे कन्वर्जन? हाँ, स्टिल आ रहे कन्वर्जन। तुम्हारा मतलब अभी थोड़ा और मतलब ये सब चीज़ें तो मतलब कैसा ना, मैं डिजिटल बिजनेस क्रिएटर, अभी ये लोग जितने भी मेरी ऑडियंस होगी ना, वो लोग बहुत डिजिटली ग्रो करने के लिए इंस्पायर होना चाहती है। तो अगर ऐसा आप कौन से ऐसी जगह है तुम्हारे हिसाब से जहाँ पे लोगों को फोकस करना चाहिए अगर उनको डिजिटली ग्रो करना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि आप क्रिएटर बनना चाहो, क्रिएटर बनो और साइड में अपना कुछ बिजनेस करना स्टार्ट करो। तो ऐसी आपकी भी कुछ चीज़ें हैं जो तुम बोलना चाहोगे कि ये चीज़ें तुमको डिजिटली ग्रो होना है? अगर एक बच्चा है जो देख रहा है, या फिर यंग इंसान है जिसे डिजिटली ग्रो होना स्टार्ट करना है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए? देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि कंटेंट क्रिएटर सबको बनना चाहिए।
मैंने एक सीरीज बनाई थी बाय द वे, जिसपे हमने अभी वीडियो भी डाली है मेरे चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। वो सीरीज मैंने बनाई इसलिए थी कि जो बंदा सोशल मीडिया का यूज़ करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बेसिक चीज़ें सिखाई कि इंस्टाग्राम पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, क्या हैशटैग स्ट्रैटेजी होती है, कैसे सोचा जाता है कंटेंट, कैसा क्या किया, वो उस टाइप का सीरीज बनाई थी। क्योंकि मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना आज के टाइम पे हर बिजनेस के लिए नेसेसिटी है, ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है। क्योंकि क्या है, फ्री की मार्केटिंग हो रही है यार, और लोग समझ रहे नहीं है ये, मतलब कि कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आज मैं आपको वही पापा न्यूज़ की बात करके चलते हैं, हमारे पास में 20,000 इंस्टॉल्स आसपास हो चुके हैं, और नाइस नाइस। हर यूजर की एक्विजिशन कॉस्ट अगर मैं ऐड चलाता तो कम से कम 20 से 25 रुपए लगती। और अभी के टाइम पे हमारे पास एक्टिव यूजर सब कुछ है ऐप के अंदर, रेवेन्यू नहीं आ रहा वहां से अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं इसको स्केल करने के मूड में हूँ, ना कि वहां से रेवेन्यू कमाने के मूड में हूँ। उससे रिलेटेड फंडिंग आपने कभी खुद फंडिंग उठाई है आपने कभी? नहीं यार, मेरे को अभी जरूरत नहीं पड़ी। वही मैं, जो मेरी एजेंसी है वो 2011 से चल रही है, तो वहां से पैसा आता है, मैं उसको कहीं पे भी लगा सकता हूँ। नाइस नाइस नाइस। तो मतलब वही, हाँ आपने बोला था ना, जैसा आपने पहले ही बताया था कि मैं खुद से हो सके तो क्यों, मतलब ज़रूरत ही नहीं है ना। देखो सिंपल सी बात, जैसे कि हमारी न्यूज़ ऐप है एग्जांपल के लिए, अब न्यूज़ ऐप को हमको लेके जाना है पूरी दुनिया के अंदर एग्जांपल के लिए, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम ओवरनाइट 1 करोड़ यूजर्स ले आए, टीवी के अंदर हमारी ऐड आए, तो इसके लिए मेरे पास फंड नहीं है। राइट, बट स्लोली ग्रो करना है। हाँ, इसके लिए फंड्स लेने पड़ेंगे। अगर मैं चाहूँ कि ओवरनाइट मुझे इसको दुनिया की सबसे बड़ी ऐप बनानी है, तो मुझे फंड्स रेज करने ही पड़ेंगे लॉजिकली। पर अभी के टाइम पे मेरा ऐसा मानना है, शायद हो सकता है कि मैं फंडिंग रेज करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फंडिंग रेज नहीं करूंगा, पर अभी के टाइम पे मेरा मानना है कि मैं प्रोडक्ट को बहुत बेहतर बनाना चाहता हूँ, कि मैं इस टाइप का प्रोडक्ट बनाऊं कि बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट की गारंटी हो, हम स्केल करें पर प्रॉफिट के साथ में स्केल करें, नंबर स्ट्रांग हो, उसके बाद फंडिंग उठाने का। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तभी मतलब आपको ऑब्वियसली तभी वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगी ना, अभी जाके आप करोगे तो उतनी शायद वैल्यूएशन ना मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमको ऑफर मिला था पापा न्यूज़ के लिए, पर मैंने अभी के लिए रिजेक्ट कर दिया। अच्छा खासा ऑफर था, पर मैंने अभी के लिए रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगेन मुझे लगता है कि अगर कोई इस स्टेज पे इतना दे सकता है, तो पता नहीं सही होने के बाद कितना दे देगा। नंबर शेयर नहीं कर पाओगे ना? नहीं, मैं नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट अच्छा खासा तुमने बोले, फिर भी थोड़ा एक एवरेज आइडिया तो दे सकते हो कि कितना, मतलब मिलियंस में था, डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में था। हाँ। और कितना परसेंट डाइल्यूट करने बोले? यही इशू था सबसे बड़ा, 40% मांगा था उन्होंने मुझसे। ओके, वो तो इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं देते इतना इनिशियली। वो मांग रहे थे बेसिकली, वो मेरे एक क्लाइंट थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, और वो इंडिया के बाहर के थे। उन्होंने कहा मैं एज अ पार्टनर आना चाहता हूँ, 40% और इतने परसेंट इतना दूंगा मैं। अच्छा, इंडिया के बाहर मतलब आपका बिजनेस अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छा है इंडिया के बाहर? मेरे लपास इंटरनेशनल वाला थोड़ा बेस अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में। तो इंडिया के बाहर मतलब कहाँ टारगेट करते हो, यूएस या ऐसा कहाँ? यूएस में है, यूके में है, जर्मनी में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। नाइस नाइस। तो ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लपास इंटरनेशनल आपने कैसे गए? ये स्टार्टिंग में यही था, लपास इंडिया तो बस मैंने यूट्यूब के बाद शुरू किया है। अच्छा, ये स्टार्ट पहले से ये था? हाँ, पहला बिजनेस ही मेरा यही था। तो वो कैसे स्टार्ट किया था तुमने? वो बेसिकली मैं ऐसे कहूँगा कि फ्रीलांसिंग की तरह शुरू हुआ था ये सारा का सारा काम। अच्छा, फ्रीलांसिंग के थ्रू? हाँ, इंजीनियरिंग टाइम पे ऐसी कोई आया, उसने मेरे को बोला कि भाई वेबसाइट बन जाएगी, मैं कहा बन जाएगी, बना दी सीख साख के, मतलब उस टाइम आता नहीं था करना, पर कहीं से सीख वीख के कर दी। फिर उसी बंदे का कोई और आ गया, फिर कोई और आ गया, फिर उसको कुछ और चाहिए था, ऐसे करके बढ़ता चला गया। धीरे धीरे मतलब फिर रेफरल मिलते गए क्या? मतलब हाँ, रेफरल, मतलब मैं ये कहूँगा हमारे पास सारा का सारा क्लाइंटल जो है इंटरनेशनल पे, वो सब रेफरल है। नाइस, मतलब बेसिकली आपने अच्छा काम करके दिए तो ऑब्वियसली लोगों ने फिर रेफर किया होगा। हाँ, और आपका ऐसा बढ़ते गया। कितना साल हो गया भाई करते हुए आपको, मतलब लपास इंटरनेशनल? देखो, ये मैंने अपने डिवीजन के लिए बोल रखा है कि लपास इंटरनेशनल, लपास इंडिया, क्योंकि लपास इंडिया बहुत छोटा बिजनेस है, लपास इंटरनेशनल बहुत बड़ा बिजनेस है कंपैरिजन वाइज। तो अच्छा, ओके। मैं अपने दिमाग के लिए, अपनी अकाउंट्स के लिए इसको मैं ऐसे मेंटेन करके रखता हूँ, लपास इंडिया, लपास इंटरनेशनल। तो 2011 के आसपास शुरू किया था, ये मान लो 10 साल हो गया मतलब। हाँ बिल्कुल। नाइस। और यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट हुआ था? 2017, 1 जनवरी 2017 में, राइट। मतलब लॉजिकली ना, ये 2011 में लपास नहीं था। अच्छा, मतलब उस टाइम वो ये फ्रीलांसिंग काम था जो कि दोस्ती यारी में होता था।
हाँ समझ गया वो मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से हुई, तो शुरुआत वहीं से काम करते करते फिर वो बाद में एक लपास ब्रांड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लपास जो डोमेन था ये मैंने सिर्फ बेचने के लिए लिया था। अच्छा, सिर्फ बेचने के लिए? हाँ अच्छा ओके। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे पैसे थे मेरे पास थोड़े, और मेरे को किसी दोस्त ने बताया कि भाई ये डोमेन का बिजनेस बहुत बढ़िया होता है, तू छोटे अच्छा। कैरेक्टर वाला डोमेन ढूंढ ले और करोड़ों रुपए मिलता है इसका डोमेन बेचने का। मैं कहा ये तो सही धंधा है। मैं बैठा 4-5 अच्छा। घंटे में डोमेन ढूंढ लिया, लपास मिल गया, मैंने ले लिया। अच्छा, फिर तो इसका इसका कुछ मतलब, लपास का मतलब कुछ है हाँ, क्या? लपास का मतलब 10 स्टेप। 10 स्टेप? हाँ तो Nice अब यार, उस nice। टाइम तो सोचा नहीं था, अब हमने इसको जोड़ के कहानी बना दी है। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि आपको आपके कस्टमर के पास लेके जाएगा। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपके बिजनेस को नए मुकाम पे पहुंचाएगा। फिर हमने Nice। इंस्टीट्यूट भी शुरू किया था, अभी मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया है क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ड्रेनिंग था और मुझे उतना रिटर्न नहीं मिलता था वहां से। अच्छा, इंस्टीट्यूट मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट? मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था यूट्यूब के Okay। बाद ही। ओके। तो सैटरडे संडे फ्री होता था, तो सैटरडे संडे मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया, मैंने कहा पैसा कमाएंगे। तो Okay। 32 बच्चों को पढ़ाता था, 50,000 प्लस जीएसटी लेता था मैं। अच्छा। फिर 1.5-2 साल पढ़ाया, फिर मेरे को लगा कि वर्थ नहीं है, एनर्जी ज़्यादा पैसा कम है, फिर मैंने छोड़ दिया। तो किस में तुम्हारे हिसाब से एनर्जी कम है और पैसा ज़्यादा है? ये मुझे इन कामों में ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे को मजाक नहीं, मेरे को ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ है ना, मैं इसको बहुत स्केल करना चाहता हूँ। मैं कल जो कंटेंट क्रिएशन का है प्रोसेस। हाँ मतलब मैं अपनी वाइफ से भी कल बात कर रहा था इस बारे में। और फिर उसको मोनेटाइज कैसे करोगे लेकिन भाई? यार दुनिया सोच नहीं पा रही है इसको किस लेवल पे मोनेटाइज किया जा सकता है। ये तो है, ये तो एकदम सही बात है ये, क्योंकि एक बार अपने पास ऑडियंस आ गया, देखो लोग एक बार आ सारे गए। लोग क्या सोच रहे हैं, सारे लोग सोच रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो डालो, एडसेंस से पैसा कमाओ। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो डालो, वहां से ऑडियंस कमाओ, ये बहुत सही बोला। फिर उनको कुछ भी दो। ये एक्चुअली यही चीज़ है ना, मेरे को भी बहुत पसंद आती है क्रिएटर की, कि यार हमारे पास एक बार ऑडियंस आ गया, फिर तो तुम्हारी क्रिएटिविटी ही बस वो है कि तुम क्रिएटिवली क्या क्या उनको बेच सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या सॉल्व कर सकते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर है, बस तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर है। तो वही मतलब फुल हार्डकोर आप मतलब कंटेंट क्रिएटर में ही जा रहे हो। नहीं, हमारा जो बाकी काम चल रहा है वो चल रहा है, पर मैं अभी ये टेंटेटिव आइडिया है। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था इस बारे में कल, मैं उससे रात को बात करता रहता हूँ कई बार कि यार ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। तो मैं उसको ये कह रहा था कि यार हम लोग हायर करते हैं और उनसे अलग अलग निश के अंदर यूट्यूब चैनल्स बनवाते हैं। अच्छा okay। और जो मेरा एडटेक आ रहा है, जो मैंने आपको बताया ना, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि मान लो हमने मार्केटिंग की सीरीज बनाई पूरी की पूरी 150 वीडियोस की, तो 150 वीडियोस आपको वीकली 2 वीडियोस मिलेगी एग्जांपल के लिए, तो मतलब 75 वीक्स के अंदर वो सीरीज खत्म होगी। ओके तो अगर आपको इंस्टेंट एक्सेस चाहिए ना, तो हमारे एडटेक पे आ जाओ। ओके, इंस्टेंटली चाहिए तो एडटेक पे आ जाओ। ओके, वो पेड रहेगा? नहीं, वो भी फ्री रहेगा। वो भी फ्री रहेगा? अच्छा, सिर्फ तुम आप अपने एडटेक पे लेके आ रहे हो, प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हो अभी? बिल्कुल। राइट, ओके, नाइस भाई, नाइस। मतलब ये चीजें जो क्लैरिटी मिल रही है ना, ये अभी पिछले 6-8 महीने से मिलनी शुरू हुई है कि यार ये यूट्यूब भी बहुत बढ़िया चीज़ है अगर इससे बिजनेस क्रिएट बनवाया जाए तो। नहीं, ये चीज़ तो मैं भी भाई, तुम जो बोल रहे हो ना एकदम सही है, ये चीज़ पे मैं भी बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ। इसीलिए तो हमने ये पॉडकास्ट ही चालू किया DBC, बिकॉज यही मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि आप भी क्रिएटर बनो, आप भी बिजनेस करना स्टार्ट करो। ये 2 चीज़ अगर आपने अच्छे से कर ली ना, आज के टाइम पे आप कितना कमा सकते हो आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए हमने ये पूरा पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट की, जहाँ पे मैं खुद भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, और आप लोग जैसे जो लोग खुद ऑलरेडी कर रहे हैं, डिजिटली अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ भी उनकी बातें, आपकी एक्सपीरियंसेस, नॉलेज आपकी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो भाई अभी भाभी की बात चली रही थी, तो मैं एक चीज़ ये भी पूछ लेता हूँ कि कैसे आप रिलेशनशिप और वर्क लाइफ और ये रिलेशन लाइफ कैसे बैलेंस कर पाते हो? सब सही बराबर है? भाभी आपके नहीं साथ यार, मेरी काम वाइफ करते हैं या बैलेंस फिर कर कैसे? पाती है मुझे, मैं अभी भी बोलता हाँ? हूँ, मेरी वाइफ मुझे बैलेंस कर पाती है, मैं बैलेंस नहीं कर पाता। मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। अभी के टाइम पे मैंने पिछले कुछ टाइम से देना शुरू किया है, लॉकडाउन के बाद इस चीज़ की थोड़ी रियलाइजेशन आनी शुरू हुई है। मतलब आप खुद सोचो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया था क्योंकि सैटरडे संडे फ्री होता था, ये सोच थी मेरी ओके कि सैटरडे संडे फ्री है, चलो यहाँ पे पैसा कमाते हैं। हाँ, तो अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ी क्लैरिटी मिली इन सारी चीज़ों की। अब मैं फैमिली को टाइम देता हूँ, पर उतना नहीं देता अभी भी। अच्छा, तो जैसे ऑफिस में मेरे को कई बार 9-10 बज जाते हैं, तो कभी भी उसने मुझे कुछ बोला नहीं। मेरी मम्मी पापा मुझे सुनाते हैं कि तू टाइम नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैं उसको कहीं घुमाने भी नहीं लेके जा पाता, क्योंकि एक छुट्टी का दिन होता है संडे, तो अब मैं वो उसमें बस आराम करता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ या अपनी बेटी के साथ खेलता हूँ। मैं बोलूँगा मतलब एक चीज़ कर सकते हैं, मैं ऐसी पर्सनली, मेरी भी मतलब शादी हो गई है, मैं क्या करता हूँ पता है, मैं अपनी वाइफ के साथ ही हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने उसको एक प्रोजेक्ट है जो उसको पसंद है, तो मैंने वो उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग मिलके काम करते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग को टाइम मिल जाता है एक दूसरे नहीं, के लिए बेसिकली थोड़ा ज़्यादा। लपास की पार्ट थी मेरी वाइफ शादी से पहले हाँ, तक। ओके
तो शादी के बाद भी उसने थोड़ा काम किया है, उसके बाद फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर मेरी बेटी हो गई, ओके। उसके बाद छोड़ दिया फिर उसने। फिर टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ मैं उससे रात को डिस्कस करता हूँ, मतलब उसको पता है बिजनेस में क्या चल रहा है। मेरे को एडवांटेज उसकी यही है, उसको पता है मेरे सपने क्या है, उसको पता है मैं काम क्या करता हूँ, उसको सब पता है। ये सब पता होना जरूरी, एक्चुअली जरूरी होता है, तभी और अच्छे से सपोर्ट और उसने मुझे पहले से देखा है, सबसे मजे की बात यह है। अच्छा उसने मुझे उस टाइम पे देखा है जब मेरे पास में दिन का आधा घंटा भी फ्री नहीं होता था किसी के लिए भी। अच्छा। तो आज मैं अगर एक दिन दे रहा हूँ उसको, तो उसको लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया है। सही है, लेकिन अभी सब सही है ना घर पे, मतलब? हाँ, चिल। तो अभी क्या प्लान है फिर? अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है भाई आपके? ये तो फ्यूचर बताया प्लान्स आपने, यही कुछ है यार, चीज़ें और share की यूट्यूब है। चैनल शुरू करने हैं, और अपना जो एडटेक है ड्रिला, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। लपास के इंडिया के लिए हम एक दो प्रोडक्ट्स और निकाल रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप्स बना रहे हैं, सैस टाइप्स। तो उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं बहुत सारे, बेचारों के पास बजट नहीं होता और उनको अमेजोन से कम्पीट करना होता है। अच्छा। तो और हम लॉजिकली अमेजोन जैसी वेबसाइट नहीं बना के दे सकते उनको कम पैसों में, हाँ, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं पड़ेगी। राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनको सैस देंगे एक, वहाँ पे जाओ अपने डिटेल्स भरो, प्लान सेलेक्ट करो, 1500-2000 रुपये महीना देना है आपको, आपका अमेजोन बन गया। और अच्छा है। इसके अंदर वो चीज़ें डाल रहे हैं जो कि जेन्युइनली रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये मान लो एक तरह का शॉपिफाई एक डिजिटल मार्केटर बना रहा है। तो मेरे को मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स पता है, मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम्स पता है, मुझे CRM की प्रॉब्लम्स पता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ उसी के अंदर इंटीग्रेट करके एक प्रोडक्ट बनाया जाए। आई थिंक अच्छा आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, आप तो एग्जीक्यूट। अच्छा हाँ, ये एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक आया है कि भाई आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे ग्रो होने के लिए या फिर डिजिटली ग्रो होने के लिए वो एक चीज़ क्या, एक दो चीज़ तुम्हारे हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है जिसने तुमको ग्रो होने में हेल्प करी और जो दूसरों को एज अ व्यूअर को भी हेल्प करेगी ग्रो होने में? यार सबसे पहली चीज़ तो कंटेंट। सोशल मीडिया पे ग्रो करना तो कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा कंटेंट होना ज़रूरी है, मेरा पर्सनली मानना है। ठीक है, ग्रोथ स्लो हो सकती है, पर ग्रोथ ऐसी होगी कि वो ग्रोथ जाएगी नहीं। मैं ना बेसिकली इसको सूखा नशा कहता हूँ, जो भी आप कंटेंट नहीं कह रहे थे, जो ऊपर ऊपर से चलता है, हाँ, जो बहुत लाइट होता है, हाँ, जिसमें इन डेप्थ वीडियोस नहीं होती। मतलब हमने अभी एक वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर इन्होंने हमको पूरा बताया था। तो जो ऊपर ऊपर का कंटेंट होता है ना, उसको मैं सूखा नशा कहता हूँ। उससे कुछ मिलना नहीं है, बस एक बार को हाई मिलेगा और वो थोड़े टाइम के बाद फेड अप हो जाएगा। वैल्यूएबल कंटेंट क्या होगा, एक बार को किसी को वैल्यू मिलेगी, उसके बाद वो रिटेन रहेगा आप पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वापिस आएगा। हाँ, क्योंकि उसको इतनी वैल्यू हो सकता है स्लो ग्रोथ हो सकता है उतनी तेजी से आप ना ग्रो कर पाओ क्योंकि आप क्लिकबेट नहीं कर रहे हो, पर जो ग्रोथ होगी वो बहुत स्टेबल ग्रोथ होगी। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पसंद करता हूँ कंटेंट में। और सही है भाई, मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि ना कंटेंट इतना दमदार निकले, इतना मज़ेदार निकले ना, कि लोगों को सच में लिटरली लोगों की लाइफ थोड़ी चेंज हो। मतलब मेरी डेफिनेशन है इस वर्ड की, इररिप्लेसेबल कंटेंट। मतलब आपने कंटेंट बना दिया, कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता उसको। एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है, तो अगर आप कोई और वीडियो बनाएगा ना उसके ऊपर, तो वो आपसे ज्यादा कोई नई बात नहीं लाके दे देगा। राइट। हो सकता है उसके व्यूज आपसे ज्यादा आए क्योंकि उसने थंबनेल में कुछ कर रखा है अलग, पर जो आपने कंटेंट डिलीवर किया है उससे बेस्ट कंटेंट नहीं बन सकता। राइट। मतलब मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। सही है भाई, यही मेन क्वालिटी, पूरा मैक्सिमम मतलब फोकस अपने कंटेंट पे रहे। दूसरा दूसरा मेरे लिए क्या है, एनालिटिक्स। मैं नंबर्स थोड़ा बिलीवर हूँ, मार्केटर हूँ ना, तो डिजिटल मार्केटिंग का काम है, बचपन से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारे गेम ही नंबर्स पे चलती है। तो वीडियो डालनी है तो उसमें देखना है रिटेंशन कहाँ है, कब रिटेंशन घट रहा है, उस पर ऐसा क्या हुआ था कि वो रिटेंशन घटा। आपने एनालिटिक्स का यूज करके कोई ऐसा कोई एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है? मतलब एनालिटिक्स हाँ, बेसिकली स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा, बहुत सारे लेसन सीखे। स्टार्टिंग की वीडियोस में मैं करता था सब्सक्राइब इंटेलेक्चुअल इंडीज एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट। रिटेंशन ऐसे ड्रॉप होता था, मैंने हटा दिया। अच्छा, ये स्टार्टिंग में डालते थे पहले? हाँ, हर वीडियो के स्टार्ट में आता था। अच्छा, मेरी वीडियो के अंदर इंट्रो में एक वो भी आता था ट्रेलर, जो हल्का सा घूमता हुआ लोगो टाइप्स नहीं आता। हाँ, ये बहुत लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ये मैंने वो भी हटा दिया क्योंकि मेरे को दिखा रिटेंशन घट रहा है वहाँ पे। फिर मैंने स्टोरीज ऐड करना शुरू किया। पहले मैं क्या करता था, टू द पॉइंट बात करता था, ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा हुआ, तो मतलब बहुत टेक्निकल रहा ओवरऑल। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्निकल रहा, उसके बाद थोड़ा ईज मारा कहानियां सुना के, ओके, कनेक्ट बना के फिर लेके आया। इसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो ग्राफ होता है ना रिटेंशन का, वो बहुत स्टेबल होता है। अच्छा, वो एकदम घटता नहीं है।
क्योंकि अब कोई स्टोरी सुन रहा है, वो स्टोरी थोड़ा ना बंद करेगा। वही राइट। तो पूरी कोशिश करता हूँ मैं स्टोरी के अंदर ही सब खत्म कर दूं। स्टोरीज तो हम जैसा पहले भी बात ही कर रहे थे कि स्टोरीज बहुत एंगेजिंग होती है, उस स्टोरीज के थ्रू आप हर चीज़ सिखा सकते हो, एंगेज कर सकते हो, और मज़ेदार है, बहुत पावरफुल चीज़ है स्टोरी। हाँ, मैं एसईओ सीखता रहता हूँ, लॉजिकली देखा जाए तो एनालिटिक्स की वजह से। बेसिकली एसईओ नाम की जो चीज़ है ना, आज के टाइम पे बहुत ओवर हाइप्ड चीज़ है। एसईओ अगर सीखना है तो आप खुद भी सीख सकते हो, बिना कोई बुक पढ़े, बिना किसी की वीडियो देखे। अच्छा, कैसे? आप कुछ भी करो अपनी वीडियो के अंदर, टाइटल वाइटल में कुछ भी लिख दो, हाँ वीडियो छोड़ दो, एनालिटिक्स आपको बताएगा कि सर्च ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा। राइट। चेंज करके देखो, एनालिटिक्स आपको बताएगा कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। या फिर जो लोग रैंक कर रहे हैं उनकी वीडियोस देखो, उन्होंने ऐसा क्या कर रखा है, फिर उसको रेप्लिकेट करके देखो, एनालिटिक्स बताएगा काम कर रहा है नहीं कर रहा। और नंबर्स लेवल है जैसे कि पहली हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है भाई, सही है। अच्छा भाई, एक बस अब लास्ट एक क्वेश्चन, लास्ट एक चीज़ करते हैं कि आप एक लास्ट मैसेज जो भी देख रहा है उसको क्या देना चाहोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो आपने सीखा है, मे बी बुक से सीखा हो, मे बी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा हो, कोई एक लास्ट लेसन जो लोगों को लेके जाना चाहिए अपने साथ आज के टाइम पे। यार मेरा पर्सनली मानना है कि थ्योरी से कुछ नहीं होगा ज़िंदगी के अंदर। जैसे अभी आपने वीडियोस देखी, बहुत सारे आइडियाज़ आए होंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा, पर जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन इज़ द की। तो जितना जल्दी आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे ना, उतनी जल्दी आपको पता लगेगा वो चीज़ चलेगी या फिर नहीं चलेगी। मैं आज तक का अपना सबसे अच्छे डिसीजन में से अपना यूट्यूब मान के चलता हूँ, और वो एक इम्पल्स डिसीजन था। रात को 10 साढ़े 10 बजे सोचा और 4 बजे शुरू कर दी वीडियो बनाना। मतलब 6 घंटे के अंदर आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था लाइफ का, और ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है मेरा लाइफ का, मैं आज भी बोलता हूँ। और उसी ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी एक्चुअली। बिल्कुल वही भाई, मैंने स्टार्टिंग में वही ना आपकी स्टोरी सुना ना, तो स्टार्टिंग मैंने बोला ना, यही चीज़ मैंने बताया कि मेन लोग ज़्यादातर सोचते ही रह जाते हैं, सिर्फ सीखते बहुत कुछ है, मालूमात बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर जब एक्ट करने की बात आती है ना, वो एकदम आराम से ठीक है कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, यहीं पे वो लोग बहुत पेशेंस दिखाते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास में अगर कोई आइडिया आता है ना अभी के टाइम पे, तो मैं शायद उसको अगले दिन ही रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ, और अगर रिसर्च करके मुझे सही लगता है ना, तो हो सकता है कि उसको चौथे पांचवें दिन बनवाना भी शुरू कर दूँ, डेवलप करना। नाइस। इतना फास्ट होता है। एग्जीक्यूटर, फास्ट और उसको स्क्रैप भी कर देता हूँ उतनी जल्दी। अगर नहीं दिखता प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो उतनी जल्दी स्क्रैप भी कर देता हूँ। राइट। पर जब तक मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि ये चीज़ चली या नहीं चली। ये तो एकदम सही है। बेसिकली फास्ट एग्जीक्यूट करते हो, अगर फेल भी हुए तो फास्ट फेल हुआ, लेकिन फिर आगे बढ़ गए फटाक से। हाँ बिल्कुल। किसी की तो इंटरव्यू में मैंने देखा था, मैं भूल गया ये चीज़, इसमें भी सेम चीज़ है। फास्टेस्ट वे टू सक्सीड इज टू फेल फास्ट। मतलब आप जितना जल्दी फेल होना सीखोगे उतना जल्दी आप सक्सीड होना सीख जाओगे। चलो भाई, थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत सी बातें हुई, बहुत सी वैल्यूबल बातें निकली है, और होपफुली हम वापस से कर लेंगे। अभी कैसा होता है, कई बार है ना, कुछ बातें आती है, कुछ बातें ध्यान में नहीं आती है, कुछ बातें समझ में आती है। मैं चाहूँगा भी ऑडियंस जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो कि आपको क्या चाहिए, मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूँ वापस से। अगर नेक्स्ट टाइम हम करते हैं पॉडकास्ट तो मैं क्या भाई से कौन से क्वेश्चन पूछना चाहिए आपके हिसाब से, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आई थिंक बहुत वैल्यूबल था, काफ़ी अच्छा सेशन हुआ। हमने पहले भी एक सेशन किया था, तो ये भी सेशन है, दोनों बहुत अच्छा सेशन गए दोनों के दोनों। और होपफुली फ्यूचर में हम वापस से भाई करेंगे, वापस से मिल लेंगे। कभी मेरा दिल्ली आना होगा तो भाई दिल्ली में रहते हैं, तो हम कभी दिल्ली में जाके वापस से भाई से डायरेक्ट मिलके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी के लिए तो आई थिंक मोर देन इनफ, अच्छा खासा कंटेंट मस्त मिल गया 1 घंटे के आसपास का, है ना? हाँ जी। सो भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, इतनी अच्छे अच्छे इंसाइट्स देने के लिए लोगों को। थैंक यू वापस से।